गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके लिए 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं। पहला वेन सांग और रुत सिंह का यात्रा विवरण की प्रामाणिकता, जो उन्होंने यात्रा भारत की थी उसमें जो प्रमाणिक है या नहीं है, उन्होंने जो लिखा वो प्रमाणिक है या नहीं, कि वो भी यही काल्पनिक है। दूसरा है थेलस थ्योरम इन मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज 23 बतावेंगे, समझावेंगे। और तीसरा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण की प्रामाणिकता। और चौथा स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में जो हुई उस पर क्या भारत के पर क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उसका उद्देश्य क्या था। इन चंद बातों का मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा और आशा ही नहीं विश्वास भी करता हूं कि आपको इस कंटेंट से जीवन में फायदा होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। और यदि आपको ज्ञान मिलेगा मेरे तरफ से, मुझ में ज्ञान है, मैं भी कहीं से कलेक्ट किया हूं तो आपको देता हूं, उसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है। इसलिए आप एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और हम अपना कंटेंट्स को चालू करते हैं कि वेन सांग और इत सिंह का यात्रा वृत्तांत में क्या परिस्थिति थी भारत की और कौन परिस्थितियों में वो आया था और क्या लिखा और क्या हो गया। प्रश्न है कि यह हर्षवर्धन का समय में भारत के बौद्ध धर्म के साहित्य के अध्ययन करने आया था। यह वेन सांग के बारे में मैं बता रहा हूं। वेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत के बौद्ध धर्म के साहित्य का अध्ययन करने आया था और 14 वर्ष तक रहा था। उसने भारत के दूर दूर तक भ्रमण किया था। उसने भारत के बारे में चीनी भाषा में बहुत कुछ लिखा था। बील द्वारा किए गए उसके अंग्रेजी अनुवाद से ज्ञात होता है कि उसने अपनी भाषा में भारत के समस्त प्रांतों की स्थिति, रीति रिवाज और सभ्यता, व्यवहार, नगरों और नदियों की लंबाई चौड़ाई तथा उनके महापुरुषों के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। लेकिन यहां भी प्रश्न उठता है कि उसने विभिन्न भारतीय भाषाओं का ज्ञान कब, कहां और कैसे पाया। वो कैसे समझा, यहाँ के लोगों को कैसे समझा, यहाँ से बात कैसे किया, किस भाषा में बात किया, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यह उल्लेखनीय तो अवश्य मिलता है उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु सामान्य लोगों से उनका वार्तालाप संस्कृत में तो हुआ नहीं होगा, तब वह उसके रीति रिवाज के बारे में इतनी बातें कैसे जान पाया होगा। यह भी प्रश्न का विषय है कि वह जब वह संस्कृत तो नालंदा विश्वविद्यालय से पहला पढ़ा, लेकिन जनरल गांव के लोगों से, यहाँ के परिस्थितियों, यहाँ के नगर निवासियों से संस्कृत में तो भाषा में तो बात नहीं होता, यहाँ लोकल भाषा था। हर एक 10 किलोमीटर पर यहाँ भाषाएं बदल जाती थी। वो कैसे उसको समझ पाया होगा और कैसे अपने माइंड से लिखा होगा, ये भी प्रश्न, विचारणीय प्रश्न है। भारत के आधुनिक रूप में लिखित इतिहास के अनेक ब्यौरा और निष्कर्ष वेन सांग के वर्णनों को प्रमाणिक मानकर उसके आधार पर दिए गए हैं। इसके लेखों के बारे में कानूनदन का कहना है कि अब मानना होगा कि वेन सांग के लेखों में बहुत सी बातें इधर उधर की कही गई है, बातों के आधार पर कल्पित है, इसलिए वे गलत और संबंधित है। अतः उसने जो कुछ लिखा उसे एकदम सत्य और प्रमाणिक मान लेना उचित नहीं है। इसलिए कानूनदन ने यह सलाह दी है कि इतिहास लिखते समय हमें उसमें उचित संशोधन करने होंगे। पंडित कोट्टा वेंकट चलम कृत क्रोनोलॉजी ऑफ नेपाल हिस्ट्री रिकॉन्स्ट्रक्ट पृष्ठ 20 पर उद्धृत है। अब हम वेन सांग तो खत्म कर दिए, अब इत सिंह के बारे में आते हैं, जो तीसरा यात्री, चीनी यात्री बड़ा नामी था। इत सिंह
इत्सिंग ने नालंदा में 675 ईस्वी से 685 ईस्वी तक रहकर लगभग 10 वर्षों तक अध्ययन किया था। इस अवधि में उसने 400 ग्रंथों का संकलन भी किया था। 685 ईस्वी में उसने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। मार्ग में रुकता हुआ वह 689 ईस्वी में 7वें मास में कंग फू पहुंचा। इत्सिंग ने अपनी यात्रा विवरण पर एक ग्रंथ लिखा था, जिसे 692 ईस्वी में श्री भोज सुमात्रा के प्लमगम से एक भिक्षुक के हाथ चीन भेज दिया था, जबकि वह स्वयं 695 ईस्वी में भीषण काल में ही चीन वापस पहुंचा था। अपनी यात्रा विवरण में उसने भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी है जो इतिहास की कसौटी पर कसने पर सही नहीं लगती। इत्सिंग ने प्रसिद्ध विद्वान भर्तृहरि को अपना भारत पहुंचने से 40 वर्ष पूर्व हुआ माना है, जबकि वाक्पदीय से लेकर भर्तृहरि काफी समय पहले हुए हैं। इसी प्रकार के उसके द्वारा लिखित कई बौद्ध विद्वानों की तिथियों में भी अंतर मिलता है। इन अंतरों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इत्सिंग द्वारा 1991 से 92 ईस्वी में चीन भेजी गई सामग्री 280 वर्ष तक हस्तलिखित रूप में वहीं पड़ी रही और 972 ईस्वी तक वह मुद्रित नहीं हुई। फिर जो पुस्तक छपी उसमें और मूल सामग्री में जो इत्सिंग ने स्वयं अपने मूल प्रति में चीन के पहुंचने पर संशोधन कर दिए थे, जो पुस्तक स्वयं ही प्रमाणिक नहीं रही, उसके विवरण भारत के इतिहास लेखन के लिए कितने प्रमाणिक हो सकते हैं, यह विचारणीय विषय है। तो दोनों ही बातों पर हम देखते हैं कि न तो ह्वेनसांग का बात सही परिप्रेक्ष्य में सही ज्ञान दे पाया, ये बुक सही ज्ञान भारतीय इतिहास के बारे में नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ का लोगों से जो विचार है वो किस भाषा में उन्होंने बात किया होगा, बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। ये आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वास्तव में कुछ बातों को हाव भाव से लिखा होगा और कुछ अपने इस यहाँ के हाव भाव से अपने जीवन काल में, चाइना के जीवन काल के हाव भाव से मिलाकर कुछ नई बातें लिख दिया होगा, जिसके कारण इतिहास लिखने में उसकी बातों को समूल प्रमाणिक मान लेना उचित नहीं है। अब हम सेकंड आते हैं थेलेस थ्योरम इन द मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम एक्सरसाइज 23 पर। In triangles ABCAD is a median and E is the midpoint of AD. If B produce it meet AC in F, so that F is equal to 1/3 AC। हालांकि ये ज्यामिति में भी बताए हैं और अब फिर बता रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल थ्योरम से, थेलेस थ्योरम से बताया जा रहा है। तो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं फ्रॉम ड्रा डीजी जो समानांतर खींचते हैं, डीजी ईएफ के समानांतर हम डीजी को खींच लेते हैं, या डीजी समानांतर ईएफ मीटिंग एसी एट जी, ये सी पर जी पर मिलता है इन ट्रायंगल्स ए बी सी एफ। अब बी सी एफ ये ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं, ये ट्रायंगल में अब देखते हैं डी इज द मिड पॉइंट, डी इसका मिड पॉइंट हो गया और डीजी समानांतर ईएफ हो गया, डीजी समानांतर बीएफ हो गया, इसलिए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सीएफ हो गया, सीएफ का मिड पॉइंट जी हो गया बाय कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम का। थेलेस थ्योरम से कन्वर्स करिए, या ये होता है ऐसा है कि यदि किसी मध्य बिंदु से त्रिभुज के लाइन खींचा जाए तो अगले को भी मध्य बिंदु पर ही काटती है। अब ट्रायंगल्स ए डी जी में ई इज द मिड पॉइंट, ए डी जी में, इसमें ए डी जी में
एडीजी में E is the midpoint of AD and EF समानांतर DG, इसलिए F is the midpoint of AG, इसलिए F is the midpoint of AG होगा, सो दैट AF बराबर FG हो जाएगा, यहाँ FG बराबर GC हो गया। अब दोनों को यहाँ कॉमन लेंगे, FG को जो है कॉमन हो जाएगा, तब AF बराबर FG बराबर GC हो गया। अब इसी को तोड़ेंगे, FG होना चाहिए यहाँ पे FG, होना चाहिए था, FG और GC। AC को तोड़ दिए और सब पे F लिख दिए, इसलिए AC बराबर 3F, हेंस F बराबर 1/3 AC प्रूफ हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। हम आशा ही नहीं, विश्वास भी करते हैं कि आपको जरूर ये बात समझ में आ गया होगा, बड़ा आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम अगला पॉइंट्स, सिकंदर का भारत का पराक्रमण की प्रामाणिकता क्या थी, आक्रमण किया था या न किया था, अभी विचारणीय विषय है। क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था या लड़ा था नहीं लड़ा था, युद्ध हुआ था नहीं हुआ था, ये भी विचारणीय विषय है। क्यों इतना क्रूर शासक यहां से वापस क्यों लौट आया, लौट कर चला गया अपना देश, ये भी विचारणीय प्रश्न है। हम कुछ नोट्स तैयार किए हैं, इसको हम पढ़कर सुनाएंगे, आपको जरा जिज्ञासा जरूर पैदा होगा कि सर जो तैयार किए हैं हमारे जीवन में एक प्रमाणिक वस्तु, एक चिन्ह छोड़ देगा जो रिसर्च के लिए आवश्यक है, जो रिसर्च करेगा उसके लिए बड़ा ही आवश्यक वस्तु मैं छोड़ दूंगा। और हर समय मैं ये प्रार्थना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब हमारे इतिहास लिखने की जरूरत है, सही इतिहास अभी लिखा जा सकता है, इसलिए वैसे वैसे विद्वान लोगों को आप खोज करके और उसमें लगाइए और फिर से अपना इतिहास का स्वर्णिम युग चालू किया जाए। और हम अब चालू करते हैं अपना सिकंदर का भारत पर आक्रमण 327 ईस्वी पूर्व हुआ और सेम्बोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईस्वी में भारत पर का सम्राट बना। यह भी विचारणीय विषय है। भारत के इतिहास में आधुनिक रूप से लिखने के दृष्टि से कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने जगत आना आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए पहले भारतीय ग्रंथों की ओर ध्यान दिया तो अवश्य, किंतु लक्ष्य भिन्न होने से वे ग्रंथ उन्हें अपनी योजना में सहायक प्रतीत नहीं हुए। अतः उन्होंने भारत के संदर्भ में विदेशियों द्वारा लिखे गए ऐसे साहित्य पर निगाह डालनी प्रारंभ की जो उसके उद्देश्य को पूर्ति में सहयोग दे सके। इस प्रयास में उन्होंने यूनानी साहित्य में कुछ ऐसे तथ्य मिल गए जो उनके लिए उपयोगी तो हो सकते थे, किंतु वे तथ्य अपूर्ण, अस्पष्ट और अप्रमाणिक थे। अतः पहले तो उन्होंने सारा जो उन्हें पूर्ण रूप से सत्य, स्पष्ट और प्रमाणिक सिद्ध करने में लगाया। अपनी बातों को युक्ति संगत बनाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की नई नई कल्पित कथाएं बनानी पड़ी। यह कल्पना भी उन्हीं में से एक है। पाश्चात्य इतिहासकारों की इस कल्पना की पुष्टि न तो पुरानों सहित भारतीय इतिहास या अन्य स्रोतों से होती है और न ही यूनानी साहित्य को छोड़कर भारत के दूसरे देशों के साहित्य या अन्य स्रोतों से होती है। स्वयं यूनान साहित्य भी ऐसे अनेक समसामयिक उल्लेखों का जो कि होने ही चाहिए थे अभाव हैं, जिनसे आक्रमण की पुष्टि हो सकती थी। यूनानी विवरणों के अनुसार ईसा के 4वीं शताब्दी में यूनान का राजा सिकंदर विश्व विजय के आकांक्षा से एक बड़ी फौज लेकर यूनान से निकला था और ईरान आदि को जीतता हुआ वह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पास आ पहुंचा। यहाँ उसने छोटी छोटी जातियों और राजाओं पर विजय पाई। इन विजय में प्रोत्साहित होकर वह भारत की ओर बढ़ा, जहां उनकी पहली मुठभेड़ झेलम और चिन्नाम के बीच छोटे से प्रदेश के शासक पुरु से हुई। उसमें यद्यपि वह जीत गया, किंतु विजय पाने के लिए उसने जो कुछ भी करना पड़ा उससे अपने सैनिकों का
सैनिकों में विद्रोह के कारण उसका साहस टूट गया और उसे विश्व विजय के अपने स्वप्न को छोड़कर स्वदेश वापस लौट जाना पड़ा। यूनानी इतिहासकारों ने इस घटना को जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया है, वहीं भारत के इतिहास आधुनिक रूप में लिखने वाले पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा भी इसे इतना महत्वपूर्ण मान लिया गया है कि इसके आधार पर 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय सेंदोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जीवित मानकर आक्रमण के पश्चात 320 ईस्वी पूर्व को उसको राज्यारोहण की तिथि घोषित करके उसके भारत के संपूर्ण प्राचीन इतिहास के तिथि क्रम की भी कल्पना कर डाली। किंतु यह युद्ध हुआ भी है या नहीं, इस विषय में विभिन्न विद्वानों का मत अलग अलग है। यदि युद्ध हुआ ही नहीं तो 320 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का भारत पर सम्राट बनाना कैसे संभव हो सकता है। इस आक्रमण की स्थिति भारत तथा भारतीयोत्तर देशों के साक्ष्यों को इस प्रकार बताती है। अब अगले एपिसोड में मैं उस पर साक्ष्य दूंगा कि वास्तव में युद्ध हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये आपको मैं बताऊंगा। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अब बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, इसीलिए मैं इसे अगला एपिसोड में रख दिया हूं। अभी इतना ही जिज्ञासा जगाकर आपको छोड़ कर जा रहा हूं। अगला मेरा कंटेंट्स है स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में जो हुआ, उसमें क्या हुआ। तो स्वराज की जो स्थापना मेरा जो चल रहा था, आजादी के लिए मेरा जो आंदोलन चल रहा था, उसमें स्वराज की स्थापना भी एक आंदोलन में एक था। इस आजादी चौरी चौरा कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस समय लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में कैद थे। असहयोग आंदोलन के स्थगन से स्वराज प्राप्ति की मंजिल दूर हो गई थी। जनता के मार्ग निर्देशन के लिए किसी नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अतः जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास ने काउंसिल प्रवेश का प्रचार किया और 1922 ईस्वी में गया में हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1922 ईस्वी में गया में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी और राज्य गोपालाचारी से मतभेद होने के कारण चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया तथा दिसंबर 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए देश की तूफानी दौरा किया। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया और सफलता प्राप्त की तथा विधानसभा में सम्मिलित होकर सरकार के समक्ष परेशानियां उत्पन्न की। स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या था। स्वराज पार्टी के नेता अड़ंगा नीति के द्वारा सरकार को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। उसका नीति था अड़ंगा, किसी चीज में अड़ंगा डालो। संक्षेप में इस पार्टी के कार्यक्रम इस प्रकार थे: सरकार के बजट को रद्द करना, दमनकारी कानून को विरोध करना, रचनात्मक कार्यों का सहयोग देना, राष्ट्रीय शांति में वृद्धि करना, आवश्यकता अनुसार अपने पदों को छोड़कर गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह करना। 1924 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वराज दल के उपयुक्त कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराज पार्टी ने इस कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया और सफलता प्राप्त की। किंतु 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही अशुभ घटना थी। उस समय हमारा स्वराज्य में जो जिस तरह आगे बढ़ रहा था, स्वराज प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा। पार्टी में मतभेद भी उत्पन्न हो गए। यही कारण है कि 1926 के चुनाव में इस पार्टी की आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली और 1926 के अंत तक स्वराज पार्टी का अंत हो गया। मैंने जो 1923 से चालू हुआ, 1926 में इसकी अंत हो गया। बड़ा ही दुखद घटना था। इस प्रकार मेरा स्वराज पार्टी के बारे में आज कुछ बताया हूं कि स्वराज पार्टी मेरी स्वतंत्रता दिलाने में कितना सहयोग दिया। ट्राई तो जरूर किया, ट्राई करना कोई गुनाह नहीं था, इसलिए ट्राई किया। लेकिन 26 आते आते 25 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और 26 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी को इतना
जितना उसका आशा था उस अनुसार नहीं मिल पाया है, सत्ता नहीं आ पाया, इसके चलते धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब हम मेरा चारों कंटेंट समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा सा जो बताते हैं हाउ टू ऑपरेट अकीम, तो इसको सेव करने के लिए बताएंगे, आज बता देंगे डिलीट करने के लिए भी। जैसे भर जाएगा तो इसको डिलीट करना भी आपको जानना होगा। और थोड़ा सा हम बताते हैं यूट्यूब चलाकर क्या मनोरंजन करते हैं। यूट्यूब चलाकर देखिए, अंधा लगता है, अगर पागल है क्या, वो भी पुलिस का कपड़ा पहनती है। चल, दानियों अंधा होता है। इस प्रकार हम आज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह देखिए खत्म समाप्त करने के लिए। समाप्त कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत आज यही समाप्त होता है। इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।